हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मीरा रोड मुंबई मर्डर केस, मनोज साहनी और सरस्वती वेद्या की। इस कहानी के मुख्य किरदार दो हैं। एक है मनोज साहनी जो कि एक 56 साल का आदमी है और दूसरी है सरस्वती वेद्या जो कि एक 34 साल की महिला है। पहले हम इस कहानी के पहले किरदार मनोज साहनी के बारे में जान लेते हैं। मनोज साहनी एक 56 साल का आदमी है। मनोज का जन्म 1967 में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। मनोज बचपन से ही एक अनाथ है। मनोज का उसके परिवार में कोई नहीं है सिवाय उसके एक चाचा के। चूँकि मनोज बचपन से ही एक अनाथ रहा है और एक अनाथ की ज़िंदगी उसने देखी है, इसलिए उसने ज़िंदगी के कई साल परेशानी और तकलीफ़ से गुजारे हैं। लेकिन मनोज पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छा था। अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद मनोज ने आईआईटी से टेक्नीशियन का कोर्स किया और काम ढूंढने के लिए मुंबई चला आया। मनोज को अपनी पढ़ाई और टैलेंट और स्किल्स पे इतना भरोसा था कि उसको लगता था कि उसको आसानी से मुंबई में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन उसने मुंबई में आके खूब कोशिश की, लेकिन उसको उसकी स्किल्स के हिसाब से कोई भी काम मुंबई में नहीं मिला। फिर मनोज को 5,000 रुपये महीने में एक राशन की दुकान पर काम मिल गया और वहाँ उसने काम करना शुरू कर दिया। कई सालों तक मनोज ने इसी राशन की दुकान पर काम किया और इसी दौरान उसने एक फ्लैट बोरीवली में खरीद लिया। आर्थिक रूप से मनोज की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी। अब तक मनोज की उम्र 30 साल हो चुकी थी और अब तक मनोज की कोई शादी नहीं हुई थी। मनोज लड़कियों से बातचीत तो करता था, उन्हें अप्रोच तो करता था, लेकिन अब तक उसकी शादी कहीं पे नहीं हो पाई थी। वो कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मनोज कोई खड़ूस या गुस्सेल किस्म का इंसान था या मिसबिहेव करने वाला था, नहीं। वो सबसे अच्छे से बात करता, अच्छे से पेश आता। जो भी उसकी दुकान पे सामान लेने आते उन सब से वो अच्छे से बात करता। जिनको भी वो जानता था उन सब से वो अच्छे से पेश आता। इसी राशन की दुकान पर मनोज की मुलाकात होती है सरस्वती वेद्या नाम की एक लड़की से। यह इस कहानी की दूसरी किरदार है। आइए इस कहानी के दूसरे किरदार से आपको रूबरू करवाते हैं। सरस्वती का जन्म 1999 अहमदनगर में हुआ। मनोज और सरस्वती दोनों का जन्म एक ही शहर का है, अहमदनगर का। सरस्वती 4 बहनें थीं। सरस्वती के माता पिता सरस्वती के बचपन में ही अलग हो गए थे क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। सरस्वती की जिम्मेदारी माँ को मिली थी, इसीलिए सरस्वती अपनी माँ के साथ रहने लगी। कुछ सालों बाद ही माँ की भी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद सरस्वती को अहमदनगर के एक अनाथालय जानकी बाई आपटे बालिका आश्रम में भर्ती करा दिया गया, जहाँ उसने 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। 10 साल तक सरस्वती उसी आश्रम में रही। जब वह 18 साल की हुई उसने आश्रम छोड़ दिया और वह औरंगाबाद चली गई अपनी बड़ी बहन के पास और वहाँ रहने लगी। कुछ समय अपनी बहन के साथ रहकर सरस्वती काम ढूंढने के लिए मुंबई चली आई और अब यहाँ से शुरू होती मनोज साहनी और सरस्वती वेद्या की कहानी। सरस्वती अक्सर मनोज की दुकान पर राशन का सामान लेने आया करती थी। यहीं दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों में बातचीत होने लगी और दोनों एक ही शहर अहमदनगर से थे, इसलिए बातचीत होना आसान था दोनों में। और दोनों का यह रिश्ता जल्द ही एक यकीन भरा रिश्ता बन गया। फिर दोनों मिलने लगे। सरस्वती ने अपनी ज़िंदगी के बारे में मनोज को बताया कि कैसे उसके माँ बाप उसके बचपन में ही अलग हो गए। उसने कैसे एक अनाथ आश्रम में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ उसने अपने 10 साल गुजारे और 10वीं की पढ़ाई उसी अनाथ आश्रम में की। और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो एक अनाथ है। अपनी ज़िंदगी की निजी चीज़ें सरस्वती ने मनोज को बताई, तो फिर मनोज ने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि वो भी बचपन से एक अनाथ है, उसका भी परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ उसके एक अंकल हैं और उसका परिवार में कोई नहीं है। और कैसे वो भी बाहर से मुंबई काम ढूंढने आया, लेकिन उसको उसके हिसाब से काम नहीं मिला, इसलिए उसने यहाँ काम करने एक राशन की दुकान पे काम करने लग गया और वो भी एक अनाथ है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक एक जैसी थी। इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी होने की वजह से दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। इतना क्लोज आने के बाद दोनों का ये रिश्ता प्यार में बदल गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया।
क्योंकि इसमें दोनों का ही फ़ायदा था। फिर मनोज ने अपना बोरीवली वाला फ्लैट रेंट पर चढ़ा दिया 35,000 रुपये प्रति महीना पे। और फिर मनोज साने और सरस्वती वैद्या 2015 में 2 BHK फ्लैट लिया इन गीता नगर फेज 7 8 मीराबाई अंडर रोड, दोनों जे विंग में 704 नंबर फ्लैट में रहने लगे। दोनों की ज़िंदगी एक साधारण ज़िंदगी जैसी चल रही थी। दोनों अपने अपने काम पर जाते, शाम को वापस आते, ज़्यादातर अपना समय एक दूसरे के साथ घर पर ही बिताते। पर ये दोनों अपने आप को समाज और सोसाइटी से दूर रखते। मतलब कि ये दोनों किसी को भी यह नहीं बताते थे कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं। अपनी कॉलोनी में ये सबको अवॉइड करते थे, अपने पड़ोसियों तक से ये बात नहीं करते थे। इनफैक्ट 703 नंबर वाले फ्लैट वाले पड़ोसी तो यह तक कहते हैं कि उनको लगता ही नहीं था कि 704 में कोई रहता भी है। दोनों ना कभी पार्क में जाते, ना कभी सोसाइटी के लोगों के साथ बैठते। इनफैक्ट उनके पड़ोसी का तो यह तक कहना है कि उन्होंने कभी 704 नंबर फ्लैट का दरवाज़ा खुला तक नहीं देखा। तो इसका मतलब यह था कि ये सोसाइटी कॉलोनी वाले के लोग सबसे हटके एक अलग अपनी दुनिया में मस्त, अपनी ज़िंदगी में मस्त। और सरस्वती जब भी मनोज को किसी से भी मिलवाती तो वो अपने चाचा या मामा के रूप में मिलवाती, क्योंकि दोनों में एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। मनोज भी सरस्वती को अपनी बेटी ही बताता था, क्योंकि दोनों में 20 साल का एज डिफरेंस था। सरस्वती की उम्र 32 साल थी और मनोज 53 या 53 साल का था। दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त रहते, इसीलिए कॉलोनी वालों को कोई मतलब नहीं था इनसे। 2015 से लेके 2019 के बीच दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बारे में मनोज ने तो किसी को नहीं बताया था, लेकिन सरस्वती ने अपनी बहन को बताया था। ये शादी चुपचाप में हुई थी, क्योंकि दोनों के बीच एज डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा था इसीलिए। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को इस एज के साथ एक्सेप्ट किया था। दोनों में एटलीस्ट इतना प्यार तो था कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करी और दोनों अपनी एक साधारण ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन 7 जून 2023 को यह सब कुछ बदलने वाला था। 7 जून को मनोज के पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव को बहुत ज़ोर से बदबू आना शुरू हुई। जो बदबू उसको सोमवार 5 जून 2023 से आना शुरू हुई थी और धीरे धीरे वो बदबू तेज़ होती गई। सोमेश को यह लगा कि शायद कोई चूहा या कोई जानवर मर गया है, यह बदबू उसकी है। बस यह सोचकर उसने इस बदबू को इग्नोर किया। लेकिन यह बदबू 7 जून को इतनी ज़्यादा आ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल था, और यह बदबू उसको सामने वाले फ्लैट 704 मनोज के फ्लैट से आ रही थी। 7 जून को दिन में सोमेश ने मनोज के घर पे दस्तक दी और दरवाज़ा खटखटाया। सोमेश ने एक बार दरवाज़ा खटखटाया, दूसरी बार खटखटाया, तीसरी बार खटखटाया। तीसरी बार में मनोज को कोई स्प्रे करने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई अंदर स्प्रे कर रहा है। सोमेश को यह सुनकर शक हुआ, कुछ गलत हुआ है। इस बात का अंदेशा सोमेश को हो चुका था। स्प्रे करने के बाद जो बदबू आ रही थी अब वो खुशबू में बदल गई और खुशबू आने लगी, पूरी लॉबी से खुशबू आने लगी। फिर सोमेश नीचे चला गया। ठीक आधे घंटे बाद ही मनोज कपड़े पहनकर नीचे आता है। नीचे मनोज सोमेश से मिला और सोमेश ने मनोज से कहा कि आपके घर से बहुत ज़ोर से कोई बदबू आ रही है, शायद कोई जानवर किचन या कहीं पे कोई मर गया है, चलो हम चलकर देख लेते हैं। सबको परेशानी हो रही है क्योंकि सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं। चलिए 5 मिनट लगेंगे, हम चेक कर लेते हैं कि बदबू किसकी आ रही है। मनोज बोला कि अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई काम है, तो मैं जब रात को ऑफिस से वापस आऊँगा 10:30 बजे, तब हम देखते हैं। ये बोल के मनोज वहाँ से चला गया। सोमेश को मनोज पे शक था, इसीलिए सोमेश ने बिल्डिंग के चेयरमैन को बोला कि ऐसी कोई बात है और मुझे शक है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़ोरदार बदबू आ रही है घर के अंदर से। चेयरमैन ने मनोज के एजेंट को बुलाया और तीनों चेक करने के लिए मनोज के फ्लैट 704 नंबर के बाहर गए और तीनों को बहुत ज़्यादा तेज़ बदबू आई। फिर इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया।
फिर जब पुलिस आई तो दरवाज़ा बंद था क्योंकि मनोज अपने काम पे गया हुआ था। पुलिस ने पड़ोसियों की निगरानी में मनोज के घर का दरवाज़ा तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, अंदर से एक बहुत ज़ोरदार बदबू का भभका बाहर आया। सब ने अपने मुंह पर मास्क लगाया और अपने मुंह पर रुमाल बांधे क्योंकि बदबू इतनी ज़ोरदार थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। जब सब अंदर गए तो हॉल में एक वुड कटर, लकड़ी काटने वाली मशीन पड़ी थी, और जब बेडरूम में गए तो वहाँ पे एक ट्री कटर, पेड़ काटने वाली चेन मशीन पड़ी थी, और बेड पर एक प्लास्टिक की शीट थी जो कि एक बड़ी बैग जैसी लग रही थी। पुलिस ने रूम की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने बाथरूम को तलाशी ली तो बाथरूम में भी कुछ नहीं था, ना कोई खून था, ना कोई दाग था, कुछ नहीं था, सब कुछ बिल्कुल साफ था। फिर आखिर में पुलिस ने किचन की तलाशी ली, लेकिन किचन में भी कुछ नहीं मिला। फिर एक पुलिस कर्मचारी की नज़र किचन में रखी हुई 3 बाल्टियों पर गई जो कि ढकी हुई थी, और जब पुलिस कर्मचारी ने ढक्कन हटाया तो देखा कि अंदर तो बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए थे। यह देखकर सब घबरा गए। हाथ, पैर, मसल्स, थाइस, कुछ पार्ट तो इतने छोटे थे कि अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि ये बॉडी की कौन सी जगह का हिस्सा है। बस जांग और पैरों का हिस्सा समझ में आ रहा था, बाकी के सारे हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए थे। इतने छोटे टुकड़े थे कि यह पता लगाना तक मुश्किल था कि यह बॉडी किसी मेल की है या फीमेल की है। वहीं पास में एक बालों की चोटी पड़ी हुई थी जिससे पुलिस को यह पता चला कि ये एक महिला की बॉडी है, और यह सब कुछ बहुत डरावना था उन लोगों के लिए जो उस वक्त उस कमरे में थे। अब तक मनोज को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या हुआ है। वह अपनी दुकान पे ही था और रात को 10:30 बजे अपनी दुकान से फ्री होकर नॉर्मली अपने घर पे आया, और लिफ्ट में ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और मनोज को पकड़ के पुलिस उसी के घर में ले गई और पुलिस ने उससे जांच शुरू की। जांच के दौरान मनोज ने यह कहा कि यह एक एनिमल की बॉडी है। फिर पुलिस ने अपने हिसाब से उससे पूछताछ की, तो कई देर पूछताछ करने के बाद मनोज ने यह एक्सेप्ट किया कि यह एक लड़की की बॉडी है और उसने ही इसको मारा है। फिर पुलिस ने मनोज साहनी को सरस्वती वेद्या के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस अब तक इस केस की जांच कर रही है। चूंकि मनोज इस केस के अंदर मुख्य आरोपी है, तो मनोज का ये बयान है कि सरस्वती ने 3 जून को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, और जब वह ऑफिस से घर आया तब उसने सरस्वती को ज़मीन पर पड़े हुए देखा और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मनोज साहनी इसको देखकर काफ़ी डर गया था और पूरा इल्ज़ाम मनोज पर आ जाएगा, इसीलिए उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी और बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसको ठिकाने लगाने का सोचा। यह प्रेरणा उसको आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस जो दिल्ली में हुआ था उससे मिली। इस केस में आफ्ताब नाम का एक युवक श्रद्धा नाम की एक लड़की के टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख देता है। बस यहीं से मनोज को यह प्रेरणा मिली। जांच के दौरान पुलिस को मनोज ने यह भी बताया कि 4 जून 2023 को मनोज ने पास ही के एक हार्डवेयर की दुकान से इलेक्ट्रिक वुड कटर, पेड़ काटने वाली मशीन खरीदी जिसका इस्तेमाल उसने शरीर के अंगों को काटने में किया। वुड कटर मशीन की चेन इस्तेमाल करने के दौरान खुल गई थी, जिसके बाद मनोज ने इसे ठीक करवाने के लिए उसी दुकान पर ले गया जहां से उसने इस मशीन को खरीदा था। लेकिन मनोज ने इस मशीन को पूरी तरह अच्छे से साफ कर दिया था, इसीलिए किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि वह किस काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। बॉडी की बदबू से बचने के लिए उसने गूगल से जानकारी ली और 5 बोतलें नीलगिरी तेल की भी खरीदी ताकि बॉडी में से बदबू ना आए। फिर मनोज ने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसको कुकर में उबाला और कुत्तों को खिलाना शुरू कर दिया। रोज़ जब मनोज काम पे जाता तो रोज़ एक बैग में उबले हुए टुकड़े ले जाता और कुत्तों को खिला देता। मनोज 3 से 4 दिन से रोज़ ऐसा ही कर रहा था। मनोज ने अपने फ़ोन में बॉडी की तस्वीरें भी ली थी। मनोज के फ़ोन से और कई तरीके की चीज़ें भी पुलिस को बरामद हुई है। पुलिस ने बॉडी के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया है और मनोज पुलिस के रिमांड पर है। पुलिस अभी भी इस केस की जांच कर रही है। कानून की तरफ से कोई फैसला अभी तक इस केस पे नहीं आया है और मनोज अभी भी पुलिस की हिरासत में है।
ये थी मनोज साहनी और सरस्वती वेद्या की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।